हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उसका जो बाकी का टॉपिक है हम उसको आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे कि पहले हम लोग मेन मतलब जो आज का जो पढ़ाई है उसे किया जाए। उससे पहले बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था हम उसके बारे में जानें। सबसे पहले हम उसका एक छोटा सा रिवीजन करेंगे एंड रिवीजन कर लेने के बाद हम अपना आज का जो लेक्चर है हम उसे आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम अभी क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस। एंड मैंने आपको एक बात कहा था कि कोई भी बिजनेस का स्टडी करते वक्त जो पिवट पॉइंट होता है या फिर जो बेसिक कंसेप्ट होता है उससे हम लोग कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। कोई भी बिजनेस का स्टडी अगर हम लोग करते हैं तो उसका स्टडी करने से पहले हमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है इसके बारे में स्टडी करना होता है, क्योंकि यही वो बेसिक टर्म है जिसके बलबूते पे पूरा जो कॉमर्स है वो टिका हुआ है। ठीक है, क्योंकि कॉमर्स में होता ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। तो अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? द एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बींग्स। आम इंसान अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जो काम करते हैं वो सभी कामों को हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। द पीपल, नॉर्मल आदमी जो जो काम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, जैसे खाना बनाना, पढ़ाना, पढ़ना, गेम्स खेलना, इसके साथ साथ साइकिल चलाना, ट्रैवल करना, तो ये अनगिनत काम जो कि हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, इन्हीं सबको ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो अब क्योंकि हम बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं तो हम हर एक चीज़ को पैसों के व्यू पॉइंट से देखेंगे, क्योंकि अबव ऑल वी आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो हमें सब कुछ को पैसों के हिसाब से ही देखना है। तो अगर पैसों के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा ह्यूमन एक्टिविटी होता है वो दो टाइप का होता है। इफ़ वी सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मनी, तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला जो ह्यूमन एक्टिविटी होता है उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटी, या फिर सिंपली इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इसे कहा जा सकता है। सबसे पहला जो आता है वो है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? वो काम जो कि पैसे अर्न करने के लिए किए जाते हैं उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। वॉट एवर वर्क इज डन इन ऑर्डर टू अर्न मनी, उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे हम अगर ऑफिस में जाके काम करते हैं तो हम क्यों काम करते हैं? ताकि हमें पैसा मिले। ठीक है, तो ये होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हम समझ गए कि जो एक्टिविटीज़, जो भी काम पैसे कमाने के मकसद से किया जाता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के ही ऑपोजिट में एक कंसेप्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो काम जिसमें हम पैसों के इन्वॉल्वमेंट में नहीं रहते हैं, मतलब जो काम पैसों के लिए नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए, साइकोलॉजिकल गेन करने के लिए किए जाते हैं, उसे हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे मैंने अगर अपनी मम्मी की खाना बनाने में मदद की तो उसमें उसके बदले में मेरी मम्मी ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, तो ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से मैं अगर गरीबों में कंबल बांट देता हूँ तो मैंने क्या गरीबों से पैसे ले रखे हैं? नहीं। तो ये सारे काम जिसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होते हैं या फिर पैसे ना अर्न करने के लिए, मतलब पैसे कमाना हमारा यहाँ पे एम नहीं रहता है, इस टाइप का जो एक्टिविटी होता है उसे हम लोग कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हमारे स्टडी के व्यू पॉइंट से इस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का कोई काम नहीं है। वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड विद द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी से है। वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं एंड बिजनेस का पढ़ाई करने के लिए हमें सिर्फ वो एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखना होगा जो कि जिसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं।
तो अब अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है वो तो हम समझ गए कि पैसे अर्न करने के व्यू पॉइंट से वो किए जाते हैं। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं ये बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है बिजनेस, फिर नेक्स्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोफेशन, एंड जो हमारा लास्ट में आता है उसे हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। मतलब इन तीनों तरीकों में से कोई भी एक तरीके से हम पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बिजनेस से पैसा अर्न होता है, क्योंकि हम तो खुद देखते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, तो बिजनेस के थ्रू पैसा अर्न होता है। लेकिन क्या सिर्फ बिजनेस के थ्रू ही पैसा अर्न होता है? ऐसा तो नहीं है। अगर जो लॉयर्स होते हैं या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग भी तो पैसा कमाते हैं, लेकिन क्या वो लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं? तो आप नॉर्मल बोल सकते हैं कि हाँ वो लोग पैसा तो कमा रहे हैं तो वो बिजनेस ही कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देखिए बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है एक ऐसा काम जिसमें या तो किसी चीज़ को बहुत कम दाम में बनाकर ज़्यादा दाम में बेचा जा रहा होगा, फिर से या तो किसी चीज़ को बहुत कम दाम में बनाकर ज़्यादा दाम में बेचा जा रहा होगा, या तो किसी चीज़ को कम दाम में खरीद कर ज़्यादा दाम में बेचा जा रहा होगा। दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर हो जाता है तो उसे हम लोग बिजनेस कहते हैं। जैसे ये जो फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री को क्या बोलेंगे? फैक्ट्री को हम लोग बिजनेस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम दाम में सामान को बनाकर ज़्यादा दाम में सामान को बेचा जाता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें अपने आसपास में जो भी हमारे दुकानदार होते हैं, क्या वो लोग उस चीज़ को बनाते हैं? क्या वो लोग उस चीज़ के मैन्युफैक्चरर हैं? तो ऐसा नहीं है। दे आर नॉट द मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग उस चीज़ को कम दाम में खरीद के ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं। दे आर बाइंग दैट थिंग एट अ वेरी लो प्राइस एंड दे आर सेलिंग इट एट अ हाई प्राइस। तो ये एक बिजनेस है। तो बिजनेस का मतलब होता है या तो कम दाम में बनाकर ज़्यादा दाम में बेचना, या तो कम दाम में खरीद कर ज़्यादा दाम में बेचना। तो जो लॉयर होते हैं वो पहली बात किसी चीज़ को वो लोग बनाते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि बनाना जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल गुड को ही किया जा सकता है, एक सामान को ही सिर्फ बनाया जा सकता है। प्रोफेशन जो है वो सर्विस के कैटेगरी में आता है और सर्विस को बनाया नहीं जाता है। तो जो लॉयर होता है वो किसी भी चीज़ को बनाकर नहीं बेचता है, और इसी तरीके से वो ना ही किसी चीज़ को कम दाम में खरीद कर ज़्यादा दाम में बेचता है। क्या कोई लॉयर ऐसा करता है कि वो आपसे 5,000 रुपये लेगा और किसी दूसरे से केस लड़वा के उसको वो 3,000 देगा, आपसे 5,000 लेगा, बीच का 2,000 वो उसका हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होता। लॉयर्स खुद केस लड़ते हैं। तो यहाँ पे पैसा तो अर्न हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस का एक भी फीचर हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। वी आर नॉट एट ऑल सीइंग एनी फीचर ऑफ बिजनेस जो कि यहाँ पे हमें दिखाई देता हो। तो इस टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि बिजनेस नहीं है एंड जिसके थ्रू भी पैसा अर्न किया जा रहा है, उसे हम लोग कहते हैं प्रोफेशन। तो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस एक्टिविटी जहाँ पे हम लोग बहुत सारा नॉलेज को लेकर उस नॉलेज को यूज़ करके पैसा कमाते हैं, तो उसे प्रोफेशन कहा जाता है। जैसे एक लॉयर जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है एंड उतना पढ़ाई करने के बाद उसको नॉलेज आता है एंड वो उस नॉलेज को यूज़ करके पैसे अर्न करता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जो होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो कि हमारे माँ बाप होते हैं, जो कि हमारे माँ बाप किसी दूसरे के यहाँ पे नौकरी करते हैं, तो क्या वो लोग का वो बिजनेस है? नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना ही वो लोग किसी चीज़ को बना रहे हैं एंड ना ही किसी चीज़ को खरीद के बेच रहे हैं, तो वो बिजनेस नहीं है। अब क्या वो प्रोफेशन है? तो नहीं, वो प्रोफेशन भी नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन में याद रखिएगा जो प्रोफेशन का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि प्रोफेशन में जो भी काम होता है वो सेल्फ वर्क होता है। मतलब वो काम आप अपने लिए खुद से
कर रहे होते हैं। जैसे एक लॉयर जो होता है वो जो भी काम करता है वो किसी, भले ही आप अपने कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, लेकिन वो काम आप किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, या फिर वो काम आप किसी दूसरे के पास जाकर नहीं कर रहे हैं। एक लॉयर जो है वो खुद अपने में ही वो काम करता है, तो उसे प्रोफेशन कहेंगे। एंड प्रोफेशन में हमेशा सेल्फ वर्क होता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट में सेल्फ वर्क नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट में हम खुद के लिए काम नहीं करते हैं, हम दूसरे के लिए काम करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे अपना नॉलेज एंड स्किल्स लगा के एम्प्लॉयमेंट दूसरे के लिए काम किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में एक लिंक यहाँ पे बैठ रहा है कि अगर प्रोफेशन जो है वो किसी दूसरे के लिए किया जाता है तो वो उसी टाइम पे एम्प्लॉयमेंट बन जाता है। जैसे अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर अगर खुद के चेम्बर में खुद के लिए वो काम कर रहा है तो वो एक प्रोफेशन है। लेकिन वही डॉक्टर जब किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाके अपना सर्विस देता है तो वो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में कुछ खास फ़र्क नहीं है, लेकिन जो मेन यहाँ पे फ़र्क है वो ये है कि प्रोफेशन में जब खुद के लिए काम किया जाता है या फिर खुद के पास वो काम किया जाता है तो वो प्रोफेशन कहलाता है। एंड एम्प्लॉयमेंट में वही सेम काम जो है वो किसी दूसरे के लिए किया जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें तो प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है बिजनेस, क्योंकि हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए प्रोफेशन उतना मायने नहीं रखता है, हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो मायने नहीं रखता है। तो हमारे लिए क्या मायने रखता है, हमारे लिए बिजनेस जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँ कि ये जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो टाइप के होते हैं, एक इकोनॉमिक एक नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक के अंदर में बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आता है, लेकिन हमें एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ बिजनेस से ही लेना देना है। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिएगा एंड इस चार्ट को बना लीजिएगा। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने इतना तो जान लिया कि भाई हमें सिर्फ बिजनेस से काम है, किसी दूसरे से हमें उतना काम नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तो समझ गए, विच रिजल्ट्स इन अर्निंग प्रॉफिट। दिस एक्टिविटीज इंक्लूड्स परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। मतलब अगर बिजनेस का सिंपल सा लैंग्वेज डेफिनेशन दिया जाए तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आइदर इन्वॉल्व्स द production of goods at a lower price and selling of the good at a higher price, or the buying of a good at a lower price or and selling the good at a higher price। तो बिजनेस का बेसिकली यही दो मतलब इन्हीं दोनों में से किसी भी एक चीज़ को बिजनेस कहा जा सकता है कि या तो कम दाम में बनाकर ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं, और या फिर अगर नहीं बना रहे हैं तो वहाँ पे उसे खरीद करके बेचा जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो जो टाइगर बिस्किट होता है तो वो जब फैक्ट्री में बनता है तो फैक्ट्री में जो वो बन के बिक रहा है तो दैट इज प्रोडक्शन बिजनेस। एंड जैसे ही वो होलसेलर के पास जाता है एंड होलसेलर उसे रिटेलर को बेचता है तो क्या होलसेलर ने उस बिस्किट को बनाया हुआ है? नहीं, होलसेलर ने बिस्किट को नहीं बनाया हुआ है, उस बिस्किट को उसने खरीद करके किसी दूसरे को बेचा हुआ है। तो रिटेलर जो है वो यहाँ पे सेल एंड परचेज का बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस के भी दो तरीके होते हैं, एक या तो बना के बेचो या फिर दूसरा खरीद के बेचो, या तो खुद बनाओ नहीं तो दूसरे का बनाया हुआ बेचो। ठीक है, ओके, तो बिजनेस समझ में आया कि बिजनेस क्या होता है एंड बिजनेस क्यों किया जाता है। तो भैया हमेशा प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही किया जाता है। बिजनेस इज ऑलवेज डन इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है,
अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की, बिजनेस में के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, बिजनेस का सबसे पहला फीचर तो यही है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें हमेशा पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। कोई भी बिजनेस जो है वो पैसों से ही एंड पैसों के लिए ही किया जाता है। नो बिजनेस कैन बी डन विदाउट मनी एंड विदाउट द नीड ऑफ मनी। बिजनेस जो है वो हमेशा पैसों के लिए ही किया जाता है। बिजनेस में हमेशा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जो पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है वो हमेशा ही उसमें रहता है। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विस और एंड गुड्स। ऑल्दो यहाँ पे सर्विस उतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, यहाँ पे गुड्स के ही बारे में ही बात किया जाएगा। तो जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि बिजनेस का दो तरीकों से उसको बोला जा सकता है कि एक या तो मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन हो रहा है एंड सेल हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, या तो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद के बेचा जा रहा है। दोनों ही बिजनेस कहलाते हैं। आइदर यू आर बाइंग द गुड एंड सेलिंग द गुड, या फिर आप उस चीज को बना रहे हैं एंड बेच रहे हैं, तो दोनों में ही उसे बिजनेस कहा जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस का मतलब दोनों ही चीजें यहां पे होता है, ओके। मैन्युफैक्चरिंग भी एंड प्रोक्योरमेंट भी। Before offering goods to the consumer for consumption, it should be manufactured or procured by business. Business enterprises convert the raw material into finished goods. Organizations also procure finished goods and services from the producers to meet the needs of the customers in the market. Goods can be a consumer good like sugar, pen, ghee, etc. Capital goods include machinery, furniture, services like transportation, banking. Example, individual retailer buys the toffees from the wholesaler in a specific quantity and sells it to the ultimate consumer. वही बात है कि या तो सामान को बना करके बेचेंगे या तो सामान को खरीद करके बेचेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एक्सचेंज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो देखिए, बिजनेस में जो है एक चीज आपको हमेशा याद रखना होगा कि ये एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब एक चीज लो दूसरा चीज दो, ये यहां पे होता है। तो इसमें किस चीज का एक्सचेंज होगा? पहली बात तो उस गुड का एक्सचेंज होगा, मतलब जो भी जिसके पास भी वो सामान होगा या फिर जो सेलर होगा वो बायर को वो गुड देगा एंड जो बायर है वो सेलर को उसके बदले में पैसे देगा। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, बोथ द थिंग्स शुड बी एप्लीकेबल। ऐसा सिर्फ नहीं हो सकता है कि सेलर ने बायर को जो है एक ये दे दिया, सेलर ने बायर को सामान तो दे दिया लेकिन बायर ने सेलर को पैसे नहीं दिए, इससे नहीं होगा। बायर को भी सेलर तो बायर को सामान देगा ही, लेकिन बायर भी जो है वो सेलर को पैसे देगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होता है तो उसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं कि मैंने आपको एक टॉफ़ी बेची एंड आपने मुझे उसके बदले में पैसे दे दिए, तो ये बिजनेस है। लेकिन अगर मैंने आपको सिर्फ टॉफ़ी जो है वो खुशी में दे दिया एंड आपसे कोई पैसे नहीं लिए, तो इसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा, ओके। सो बिजनेस में एक्सचेंज होता है, ठीक है। फिर है डीलिंग विथ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ डेली बेसिस। हमेशा याद रखिएगा कि बिजनेस जो है वो किसी एक दिन के काम को आप नहीं बोल सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने, जो कि बहुत लोग करते हैं कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी देखते होंगे कि कभी कभी हमारे दोस्त क्या करते हैं, साड़ी ले आते हैं कहीं से, उन्हें सस्ता पड़ता है और ले आकर के बेच देते हैं। तो एक दो दिन के लिए या फिर एक दो हफ्ते के लिए बेचते हैं, बाद में सारी खत्म, वो लोगों का बिजनेस भी खत्म। तो इससे हम बिजनेस नहीं कह सकते हैं। बिजनेस का मतलब होता है धंधा, यानी कि जो रेगुलर बेसिस पे होता होगा। अगर सिर्फ एक ही बार में सामान को बेच दिया गया तो उसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा। जो कि यहाँ पे बोला गया है कि OLX पे अगर आप अपनी कोई गाड़ी बेचते हैं तो भले ही आपने गाड़ी को बेचकर प्रॉफिट भी अर्न किया होगा, लेकिन हम इसे बिजनेस नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप इसे रेगुलरली नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वहीं आपका अगर रोज का काम है कि आप OLX पे गाड़ियां बेचते हैं तो भाई वो बिजनेस कहलाएगा। लेकिन एक बार जो
लेकिन अगर आप एक बार कोई काम करते हैं तो उसे हम लोग बिजनेस नहीं कह सकते हैं। ठीक है। फिर है प्रॉफिट अर्निंग। अब प्रॉफिट अर्निंग क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग मतलब कि बिजनेस में पैसा कमाने के लिए ही बिजनेस किया जाता है। अ बिजनेस इज डन जस्ट इन ऑर्डर टू अर्न मनी। पैसे कमाने के लिए ही बिजनेस जो है वो किया जाता है, और कोई भी यहाँ पे एम है जो कि नहीं रहता है। प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन एम। अब आप बोलेंगे कि सर बहुत बिजनेसेस ये करते हैं कि हम सिर्फ पैसा नहीं कमाते हैं, हम लोगों को सेवा भी देते हैं, तो वो लोग आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि वो बिजनेस है। लेकिन कॉमर्स के लैंग्वेज में आप जब किसी को सेवा देने का काम कर रहे हैं तो वो चैरिटी हो जाएगा, उसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा। बिजनेस सिर्फ उसी को कहा जाएगा जहाँ पे सामान को बेचा जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आप नहीं देते हैं तो फिर उसे हम लोग बिजनेस नहीं कह सकते हैं। ठीक है। एंड फिर अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिस्क तो हमेशा रहता ही है भाई, बिना रिस्क के बिजनेस हो ही नहीं सकता है। रिस्क हमेशा रहता है कि पैसे लगाए हैं, अब पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पे हमेशा ही अनसर्टेनिटी जो है वो रहता है। ठीक है। ओके तो अब हमने ये समझ लिया कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि बिजनेसेस में किस तरीके का काम होता है, या फिर कौन कौन से काम हैं जो कि बिजनेस में किए जाते हैं। ठीक है। तो बिजनेस में जो भी काम होता है उसे हम लोग तीन तरीके में बांट सकते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये तीन चीज़ हैं क्या? तो देखिए, आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि बिजनेस में होता क्या है। फॉर एग्जांपल मेरी एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। लेकिन इस प्रोडक्शन को करने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। आई विल नीड मनी। तो यही दो बेसिकली यहाँ पे काम होते हैं कि एक पैसों को संभालना एंड दूसरा प्रोडक्शन संभालना। ठीक है। तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिफर्स टू ऑल दोज बिजनेस एक्टिविटीज दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोविजन, ये प्रोविजन नहीं होगा, ये प्रोडक्शन होगा, टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एज सच दे हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो एंड इवेंचुअली ऑन इनकम। मतलब देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब कि जो मेन काम है। अब मेन काम क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक जूता फैक्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, जूता बनाना। तो उस जूते बनाने को लेके जो भी काम यहाँ पे किया जाता होगा, जैसे लेदर खरीदना, फिर जो वहाँ पे स्टाफ है स्टाफ को वहाँ पे रखना, ओके, फिर उसके बाद लेदर का स्टॉक हमेशा मेंटेन रखना। तो ये जो मेन काम है जो कि बिजनेस का जो प्रोडक्शन का काम है उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जूता का फैक्ट्री है तो उसमें जूता बनाना ये हमारा मेन काम है, एंड इसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। अब यही जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, क्योंकि ये हमारा मेन एक्टिविटी है, मेन काम तो जूता बनाना ही है, तो ये क्योंकि मेन काम है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कैश फ्लो पे और इनकम पे। अब कैश फ्लो का मतलब सिंपली आप ये समझ के रखिए कि क्योंकि जूता बनाना मेरा मेन काम है तो मैं जितना ज़्यादा जूता बनाऊंगा मुझे उतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, एंड मैं जितना कम जूता बनाऊंगा मुझे उतना कम पैसों की ज़रूरत होगी। ठीक उसी तरीके से जितना मैं कम जूता बनाऊंगा मेरा इनकम भी उतना ही कम होगा, एंड मैं जितना ज़्यादा जूता बनाऊंगा मेरा इनकम भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब ये इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ये कुछ एक ही हेड के अंदर में आ जाते हैं, ये दोनों लगभग में एक ही जैसे हैं। अब ये है क्या? तो देखिए, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में कुछ खास फर्क है नहीं। ठीक है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कंपनी में पैसों को लगाना, लेकिन
ये जो पैसे लगाए जाते हैं ये 1 साल से ज़्यादा समय के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इस साल मेरे कंपनी में किसी ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का मतलब है क्या कि वो जो 2 लाख रुपए है वो मेरे बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रहेगा, ठीक है। वहीं अगर उल्टे तरीके से बात किया जाए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी मतलब पैसा लगाना ही होता है, लेकिन उन कामों के लिए पैसा लगाना जो काम 12 महीने से कम समय के लिए होंगे। मतलब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं अगर बात करूँ जूता बनाना, तो जूता बनाना हमारा कौन सा काम हो गया? वो हो गया हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब जूता को का जो लेदर है, लेदर खरीदने के लिए मुझे हर महीना या फिर हर हफ्ता पैसा चाहिए होगा। आई विल बी रिक्वायरिंग मनी एवरी वीक। तो ये जो पैसा मैं रेगुलर इंटरवल्स पे लगा रहा हूँ, आज लगाया, फिर कल लगाया, फिर 2-3 दिन बाद लगाया, फिर 1 महीने बाद लगाया, तो जो भी रेगुलर बिजनेस का काम को करने के लिए पैसा चाहिए होता है उसे हम लोग कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब यहाँ पे जो भी पैसा लग रहा है वो डायरेक्टली बिजनेस का जो मेन काम है, यानी कि जूता मैन्युफैक्चरिंग, तो उस जूता मैन्युफैक्चरिंग का डायरेक्ट जो काम है वो उसी पे फोकस्ड है। मुझे जूता का लेदर खरीदने के लिए सामान चाहिए, तो उसका पैसा जहाँ से आएगा उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहेंगे। अब यहीं पे अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी हम बिजनेस में पैसा ही लगाते हैं, लेकिन वो जो पैसा हम लोग लगाते हैं वो इसलिए नहीं लगाया जाता है कि मुझे अपने जूते बनाने के लिए लेदर खरीदना है या फिर मुझे जूता का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे अपने स्टाफ को पैसा देना है। नहीं, हम उसे एक लॉन्ग टर्म का कैपिटल के हिसाब से उसे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए हुए हैं। अब ये 2 लाख रुपए मैंने लगाए हैं तो ऑब्वियसली ये खर्चा तो होगा, लेकिन इसका जो खर्च है वो 12 महीने के बाद होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एकदम से 12 महीने के अंदर में ही खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बस फ़र्क इतना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी उन कामों के लिए किया जाता है जिनका 12 महीने से कम का मतलब जब पैसे उन कामों के लिए लगाए जाते हैं जिन कामों का ड्यूरेशन 12 महीना से कम होता है, तो उसे हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। जैसे मुझे अपना बिजनेस चलाना है, तो बिजनेस चलाने के लिए मुझे यहाँ पे मुझे जूता का लेदर खरीदना है, तो जूता का लेदर खरीदने के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो ये जो काम है ये बहुत कम समय का है, 1 या 2 हफ्ते का है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में ही आ जाएगा। अगर बात करें इन्वेस्टिंग की, तो बहुत लंबे समय के लिए पैसा लगाया हुआ है। ये पैसा मतलब आज या फिर 12 महीने में भी खर्च नहीं होगा, ये लंबे समय के लिए बिजनेस का कैपिटल अकाउंट में रहेगा, तो इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो बिजनेस में आमतौर पे अगर देखा जाए तो 2 ही काम होता है, एक मेन काम यानी कि प्रोडक्शन एंड एक दूसरा काम यानी कि जो इन्वेस्टमेंट ही कह सकते हैं उसे भी। एक काम करेंगे एंड दूसरा, जैसे गाड़ी चलती है तो गाड़ी में 2 तरीका होता है, एक गाड़ी को चलाना एंड दूसरा गाड़ी में पेट्रोल भरना। तो ठीक उसी तरीके से गाड़ी चलाना जो है वो मेन काम है, तो उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहेंगे, एंड गाड़ी में पेट्रोल भरना इसे हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कहेंगे। अब यही पैसा जब 12 महीने से कम समय के लिए लगाया जाता है, मतलब आज मैंने पैसा लगाया, सारा पैसा 2-3 दिन में खर्च हो जाएगा, तो उसे फाइनेंसिंग कहेंगे। एंड यही जब 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए लगाया जाता है तो उसे हम लोग इन्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आया। अब एक बहुत ही नया टॉपिक आता है जो कि इन सबसे बिल्कुल अलग है, उसे हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री, ठीक है। अब ये इंडस्ट्री क्या होता है? तो इंडस्ट्री का सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे मोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री, फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे
तो बिस्किट इंडस्ट्री भी यहाँ पे लिया जा सकता है, ठीक है। फिर लेदर इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री बेसिकली होता क्या है? तो इंडस्ट्री का सिंपल मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जिसमें कुछ कंपनीज होती हैं जो कि एक जैसा काम करते हैं, ठीक है। जब एक से ज़्यादा कंपनीज जो कि एक जैसा काम कर रहे हैं, तो उन सबको जब हमें ग्रुप में डाल देते हैं तो उसे हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोबाइल इंडस्ट्री का, तो मोबाइल इंडस्ट्री में कौन कौन आएगा? यहाँ पे शाओमी आएगा, यहाँ पे रियलमी आएगा, यहाँ पे ओप्पो आएगा, वीवो आएगा, रियलमी आएगा। तो ये है क्या? बेसिकली ये एक ग्रुप है जहाँ पे जितने भी कंपनीज हैं वो एक जैसा काम ही कर रहे हैं। दे आर डूइंग द सेम वर्क। आप ओप्पो भी फ़ोन बनाता है, वीवो भी फ़ोन बनाता है, ठीक है। ओप्पो मेक्स फ़ोन, वीवो मेक्स फ़ोन, शाओमी मेक्स फ़ोन। तो बेसिकली अगर हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे उन सभी कंपनीज का जो कि एक जैसा काम करते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे ही यहाँ पे इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। अब फिल्म इंडस्ट्री में क्या बोलेंगे? जैसे धर्मा प्रोडक्शन है, फिर इसके बाद एक क्या है, अभी यश चोपड़ा का भी एक ये था, उनका भी एक फिल्म कंपनी है। फिर इसके बाद टी सीरीज़ का है, जी म्यूज़िक का है। तो ये सब क्या करते हैं? ये सब सभी एक ही काम में लगे हुए हैं, एंड वो क्या है? वो है फिल्म मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो चीज़ है इसे हम लोग फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक। उसी तरीके से अगर टेलीकॉम की बात करें तो वोडाफोन, फिर उसके बाद एयरटेल, जियो, रिलायंस, BSNL। तो ये सब क्या है? ये सब सभी एक ही काम करते हैं जो कि क्या है? मोबाइल सर्विस देना। तो इसे हम लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री में देते हैं। फिर अगर लेदर इंडस्ट्री की बात करें तो बाटा है, फिर श्री लेदर्स है, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। जूतों में मुझे कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, तो इसीलिए मुझे उसके बारे में उतना कुछ पता भी नहीं, लेकिन बस आपको इतना समझ के रखना है कि इंडस्ट्री का मतलब होता है एक जैसे कंपनीज को जब ग्रुप में दे दिया जाता है तो उसे हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब जो इंडस्ट्री होता है उसका अगर क्लासिफिकेशन करने जाएं तो इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली दो तरीकों में बांटा जा सकता है, ठीक है। एक कि उसमें कौन सा काम हो रहा है, ये हमारा इंडस्ट्री है। अब अगर इंडस्ट्री को हमें बांटना है तो उसे दो तरीकों में बांटा जा सकता है। एक कि उसमें कौन सा काम हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, एंड दूसरा कि उसमें उसका साइज क्या है, व्हाट इज द साइज, मतलब वो कितना बड़ा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इन दोनों के पैरामीटर्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पे करने जाएं तो एक्टिविटी में जो है वो आता है प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड नेक्स्ट आता है टर्शियरी इंडस्ट्री, ठीक है। एंड अगर साइज के बारे में बात करें तो आता है लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन होता है। तो आइए अब इन सभी को डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक जो चार्ट है वो बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है वो यहाँ पे आता है इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री हम लोग समझ गए कि इंडस्ट्री हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। अब अगर इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया जाए तो जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरीकों से किया जा सकता है। एक ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी कि उसमें कौन सा काम हो रहा है, विच वर्क इज बीइंग डन, उस हिसाब से, एंड दूसरा कि उसका साइज क्या है, व्हाट इज द साइज। तो अगर एक्टिविटी के हिसाब से कि कौन सा काम उसमें हो रहा है तो इसे हम लोग बांट सकते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। फिर अगर बात करें होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड लास्ट में आता है जैसे हम लोग कहते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री, ठीक है। एंड अगर साइज के बारे में बात करें तो साइज के हिसाब से आता है माइक्रो, ठीक है।
फिर आता है स्मॉल, फिर आता है मीडियम, फिर आता है लार्ज। ठीक है, तो ये होता है। ओके, अब प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि कोई भी सामान जो कि हमारे पास आता है वो वैसा हमेशा से नहीं रहता है। उसको उसका जो मेन होता है, जिसे हम लोग रॉ मटेरियल कहते हैं, तो वो रॉ मटेरियल का जो इंडस्ट्री होता है उसे हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं किसके बारे में बात करूं, जैसे अगर एक बुक के बारे में बात किया जाए तो जो बुक है, बुक का मेन रॉ मटेरियल क्या है? व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ अ बुक? पेपर है। ठीक है, तो ये पेपर का जो भी काम होता है उसे हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री कहेंगे। मतलब जो रॉ मटेरियल का जो भी काम, रॉ मटेरियल का बिजनेस जहाँ पे होता है उसे हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो पेपर जहाँ पे बनता और बिकता है उसे हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर जूतों के बारे में बात किया जाए तो जूतों का मेन क्या होता है? व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर शूज? दैट इज लेदर। तो लेदर का बिजनेस जहाँ पे होता है उसे हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री में देंगे। फिर ठीक इसी तरीके से मैं अगर आपके फ़ोन के बारे में बात करूं तो फ़ोन का जो सिलिकॉन होता है, जो कि उन लोगों में जो, या फिर सिलिकॉन को छोड़ के और भी बहुत सारे जो मेनली उसके जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, तो इसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री में देखते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे किसी भी सामान का रॉ मटेरियल का बिजनेस होता होगा उसे हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब कि जहाँ पे उस रॉ मटेरियल से पूरा फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता है। मतलब जहाँ पे कागज़ को लाकर उसके ऊपर में प्रिंटिंग करके उसका बाइंडिंग करके एक बुक को रेडी किया जाता है उसे हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। मतलब जहाँ पे उसको बेसिकली उसका जो फाइनल शेप है वो दिया जाता है उसे हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर जूतों के बारे में बात किया जाए तो जूतों का सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होगा? वो जगह जहाँ पे जो लेदर है, लेदर से जब रेडीमेड जूता बनाया जाता है तो उसे हम लोग जूतों का सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। ओके, ठीक है। एंड एक और इंडस्ट्री होता है यहाँ पे जिसे हम लोग कहते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री। अब इसे आप टर्टियरी मत कहिएगा, ये जो टी है इसे हम लोग एस के तरीके से यहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं। तो टर्शियरी इंडस्ट्री कौन सा इंडस्ट्री होता है? टर्शियरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है जो कि बेसिकली इन दोनों इंडस्ट्रीज का हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या बनता होगा? पेपर बनता होगा। अब पेपर जो है वो तो प्राइमरी इंडस्ट्री में बन गया, लेकिन उस पेपर को सेकेंडरी इंडस्ट्री में लाना भी तो होगा। जहाँ पे पेपर का प्लांट है वहाँ से उसे फैक्ट्री में लाना तो होगा, बेसिकली प्रिंटिंग प्रेस में। तो वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी? आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की ज़रूरत होगी। ठीक है, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्ट के तो आप उस सामान को वहाँ से यहाँ पे ला नहीं पाएंगे। तो आपको वहाँ से यहाँ पे सामान को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ये भी अपने आप में एक बिजनेस बन जाता है। ऑल्दो यहाँ पे ना ही ट्रांसपोर्ट का रॉ मटेरियल होता है एंड ना ही ट्रांसपोर्ट का कोई मेन मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में ही एक बिजनेस का रूप ले लेता है। तो इसे हम लोग कहते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री। अब ठीक उसी तरीके से जब आपका बुक रेडी हो जाता है तो बुक के रेडी हो जाने के बाद ऐसा तो नहीं है कि बुक आपने बना लिया अब उसका जो मार्केट में सेल है वो होने लग जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है, उसको आपको मार्केटिंग करवाना पड़ता है। तो मार्केटिंग जो है वो भी एक अलग बिजनेस हो जाता है। तो ये भी टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर में आता है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ना ही ट्रांसपोर्ट का प्राइमरी से कोई लेना देना है, ना ही सेकेंडरी से कोई खास लेना देना है, लेकिन उसके बिना ये दोनों रह भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि
जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे इंडस्ट्री जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के हेल्प के लिए होते हैं और उन्हीं दोनों पे वो डिपेंडेंट होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री। ओके, तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री जो है उसे देख लेते हैं, फिर हम लोग साइज के बेसिस पे देखेंगे। साइज वाला जो है वो थोड़ा सा इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है प्राइमरी इंडस्ट्री। सो दीज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड production of natural resources and reproduction and development of living organisms and plants. These industries may be further subdivided as follows. मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री का सिंपल मतलब होता है कि जो भी रॉ मटेरियल है उसका ये चीज़, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी इंडस्ट्री है यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि सर फॉर एग्जांपल जो मीट इंडस्ट्री होती है, जैसे जो 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 कंपनी चिकन बेचती हैं तो उनके लिए जो चिकन है वो तो उन लोगों का रॉ मटेरियल होगा। तो हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रॉ मटेरियल के अंदर में आते हैं, ठीक है। जैसे जो लोग अभी जैसे गर्मियाँ आ रही है तो गर्मी जब आएगा तो वहाँ पे आम का महीना आएगा, तो अब ये जो आम है ये आम का रॉ मटेरियल क्या होगा? What will be the raw material of the mango? वो जो पेड़ जिसके ऊपर में उसको लगाया जाता है, तो वो जो पेड़ का भी जो बिजनेस है वो भी प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर में ही आएगा। मतलब रॉ मटेरियल का कैसा भी बिजनेस उसे हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर में देते हैं, ठीक है। ओके, अब अगर बात करें तो इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सट्रैक्टिव एंड दूसरा होता है जेनेटिक, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, मैं इसे एक बार मिटा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अगर हम यहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर में भी और दो सब हेडिंग्स आती है। एक यहाँ पे आता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्टिव, ठीक है, एंड एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक। अब एक्सट्रैक्टिव क्या होता है, जेनेटिक क्या होता है, तो सुनिए। आप कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे अगर यहाँ पे बात किया जाए तो जो सीमेंट होता है, सीमेंट का जो लाइमस्टोन होता है, दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग। तो ये इतनी आसानी से मिलता नहीं है, तो इसे क्या किया जाता है, जो खदान होता है उसे खदान में से निकाला जाता है। तो जहाँ पे हमें उसे निकालना पड़ता है तो इस टाइप का इंडस्ट्री को हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्टिव। मतलब जहाँ पे जमीन खोद करके उन सबको बाहर निकालना होता है तो उसे हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक उसी तरीके से आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपकी मम्मी होगी तो वो सोने का हार पहनती होंगी, तो वो जो मेन सोना है, अब वो ऐसे तो मिलता नहीं है, सोना को खोज के निकालना पड़ता है। तो जब सोना को खोज के निकाला जा रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्टिव। टू एक्सट्रैक्ट द रॉ मटेरियल दैट इज नोन एज एक्सट्रैक्टिव। ओके, तो ये हो गया एक्सट्रैक्टिव। अब कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका कोई एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अगर बात करूं तो मैंने अभी जो एग्जांपल में बोला कि जो चिकन इंडस्ट्री होती है, तो क्या आपको चिकन जो होता है, क्या आपको उसे मतलब क्या आप उसे मिट्टी में से खोद के बाहर निकालते हैं? नहीं, उसे पोल्ट्री फार्म में जो है उसे मतलब उसको बेसिकली उसे हम लोग कहते हैं उसको रेयरिंग कहा जाता है, कि उसे जन्माना, फिर उसे बड़ा करना, उसकी सेवा करना। तो ये सब बेसिकली जेनेटिक के अंदर में आते हैं। मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोटे से बड़ा करना, इससे हम लोग जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर में ले आते हैं। ओके, तो प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरीके का हो सकता है, एक एक्सट्रैक्टिव यानी कि जहाँ पे खोद करके निकाल रहे हैं, एंड एक जेनेटिक जहाँ पे छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसे छोटे से बड़ा किया जा रहा है।
ओके, तो सबसे पहले देखते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। सो दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर सप्लायर्स ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल्स दैट आर मोस्टली products of the geographical or natural environmental products of these industries are usually transformed into useful goods by manufacturing industries. Farming, mining, lumbering, hunting and fishing operations are some important extractive industries। मतलब जहाँ पे हमें बेसिकली उसे निकालना पड़ता है, वो अपने नेचुरल रिसोर्स वहाँ पे है, लेकिन वो एकदम ऐसे ओपनली अवेलेबल नहीं है, हमें अपना एफर्ट लगा करके उसे निकालना होगा। तो उस टाइप की इंडस्ट्री को कहा जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे ये फार्मिंग नहीं आएगा। फिशिंग को आप बोलेंगे कि सर फिशिंग तो फिर जेनेटिक हो जाएगा, नहीं। फिशिंग एंड एक होता है, फिशिंग उसे कहा जाता है, एंड एक होता है फिशिकल्चर। तो फिशिंग एंड फिशिकल्चर में एक डिफरेंस होता है। फिशिंग का मतलब क्या है कि आप समंदर में गए या फिर किसी नदी में गए, वहाँ से मछली को आप पकड़ करके ले आ रहे हैं, तो वहाँ पे मछली ऑलरेडी है, आप सिर्फ उसे निकाल रहे हैं, तो इसीलिए इसे एक्सट्रैक्टिव के अंदर में लाया जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे आप उस मछली को अंडे से जन्माते हैं, फिर उसे बड़ा करके बेचते हैं, तो वो जेनेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें जेनेटिक का, सो दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, फिश हैचरी, जो कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे मछली को अंडे से जन्मा के बड़ा किया जाता है, तो उसे फिश हैचरी कहा जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो हम समझ गए कि प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे रॉ मटेरियल्स के बारे में बात किया जा रहा है। अब इसमें दो तरीका हो सकता है कि एक तो वो रॉ मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एंड हम बस उसे मिट्टी में से, मिट्टी या फिर जहाँ पे भी वो है वहाँ से उसे निकाल रहे हैं, तो वो एक्सट्रैक्शन हो जाएगा या फिर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो जाएगा। एंड नेक्स्ट होता है जेनेटिक इंडस्ट्री, मतलब वो है नहीं, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बस उसे हम लोग रेयर कर रहे हैं, या फिर उसे अगर और तरीके अच्छे तरीके से कहा जाए तो हम उसे ब्रीड कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब फिर है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री हम लोग समझ गए कि दीज आर कंसर्न्ड विद यूजिंग एंड प्रोसेसिंग द मटेरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड बाय द प्राइमरी सेक्टर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर द फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। मतलब अब प्राइमरी सेक्टर में से जो सामान है वो आ चुका है, अब उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उससे सेकेंडरी इंडस्ट्री में उसे रखा जाता है। ठीक है, तो अब सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो भी दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब कि अब जो सामान वहाँ पे रेडी हो गया है, उस सामान को हम लोग अब उसको इस्तेमाल करके जो मेन प्रोडक्ट है हम उसे यहाँ पे बनाते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो भी दो टाइप का होता है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब वहाँ से सामान आया है, अब वो उस सामान को इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे अपना जो मेन प्रोडक्ट है उसे बनाएंगे। एंड मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो हमारा दूसरा आता है उसे हम लोग कहते हैं, मैं भूल गया क्या था यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग के बाद आता है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड एक होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ओके, तो आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का तो मतलब ठीक से समझ में आ रहा है कि रॉ मटेरियल्स को एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है एंड उसके हिसाब से उसे सामान बनाया जाता है। सो दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर इंटरमीडिएट और फाइनल कंजम्पशन थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड दस क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ मेथड फॉर प्रोडक्शन। मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब कोई पर्टिकुलर प्रोसेस को इस्तेमाल करके उन रॉ मटेरियल से जब फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं तो उसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ओके। अब मैन्युफैक्चरिंग
इंडस्ट्री जो है वो भी 4 टाइप का होता है। अब इसमें मतलब बेसिकली काम सब में एक ही हो रहा है कि रॉ मटेरियल आया है, अब उसी रॉ मटेरियल में से हमें उसे निकालना है, ठीक है। लेकिन जैसे अलग अलग तरीकों के हिसाब से इसे अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो पहला यहाँ पे आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एक जैसा सामान बहुत होता है तो उसमें से अलग अलग सामान को निकालना। जैसे हम जानते हैं कि जो पेट्रोल है या फिर डीजल है, जो केरोसिन होता है, तो ये सब जो है वो क्रूड ऑयल से निकलता है। तो रॉ मटेरियल क्या है वो, व्हाट इज द रॉ मटेरियल? द रॉ मटेरियल इज क्रूड ऑयल। अब उसी क्रूड ऑयल के अंदर में पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी है। तो वहाँ पे सब कुछ आपको क्रूड ऑयल देखने में एक ही जैसा लगने वाला है, लेकिन उसी क्रूड ऑयल में से हम लोग क्या करते हैं कि अपना डीजल को अलग करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे जो मतलब एक ही रॉ मटेरियल में से अलग अलग सामानों को जब निकाला जाता है तो उसे हम लोग एनालिटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे एक ही क्रूड ऑयल में से पेट्रोल भी निकलेगा, उसी में से डीजल भी निकलेगा, उसी में से केरोसिन भी निकलेगा। ओके, तो ये है कि एक ही रॉ मटेरियल से हम लोग अलग अलग सामान बना रहे हैं। फिर इसके बाद है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। अब सिंथेटिकल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जब अलग अलग रॉ मटेरियल से मिल करके एक सामान बनाया जाता है तो उसे हम लोग सिंथेटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे अगर सीमेंट जो होता है वो प्योर लाइमस्टोन नहीं होता, क्योंकि अगर प्योर लाइमस्टोन उसमें दिया जाएगा तो वो सीमेंट उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हो पाएगा। तो सीमेंट को बेसिकली जो सीमेंट हमारे आसपास में हम देखते हैं उसमें अलग अलग स्टोन्स मिलाए हुए रहते हैं। तो ये प्रोसेस जहाँ पे अलग अलग रॉ मटेरियल्स को मिला करके कोई एक प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसे हम लोग सिंथेटिकल इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब, प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है वो एक ही बार में उसे मतलब वो एक ही बार में फिनिश गुड्स में नहीं बन जाता है, उसे अलग अलग स्टेजेस के थ्रू गुजारा जाता है। जैसे मैं अगर पेपर की बात करूं तो पेपर का जो रॉ मटेरियल होता है जिसे हम लोग पल्प कहते हैं, तो ऑल्दो मैं पेपर कैसे बनता है इसके बारे में मुझे थोड़ा सा पता है। तो पेपर का बेसिकली होता क्या है कि वो जो पेपर जिस पेड़ से बनता है तो उस पेड़ के सबसे पहले एकदम माइन्यूट टुकड़े किए जाए, मतलब उसका बेसिकली बहुत पतला सा पाउडर बनाया जाता है एंड उस पाउडर को पानी में घोल करके और भी केमिकल्स उसमें मिलाए जाते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ बनता है जिसे हम लोग कहते हैं पल्प। फिर उस पल्प में और भी केमिकल्स बना के जो वाइट पेपर होता है, क्योंकि अगर हम उस पल्प के ऊपर में लिखने जाएंगे तो वो एकदम वाइट नहीं होता है, उसे वाइट बनाने के लिए उसमें कुछ और भी केमिकल्स मिलाए जाते हैं। फिर उसके बाद वो मेन जो पल्प होता है वो रेडी होता है। फिर इस पल्प को रोलर्स के ऊपर में घुमा घुमा कर एक शीट बनाई जाती है। फिर उन शीट्स को और भी घुमा घुमा कर उसे और पतला बनाया जाता है। फिर उसके बाद आपको जैसा चाहिए 200 GSM का पेपर, 70 GSM का पेपर या फिर 65 GSM का पेपर, वैसा पेपर आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा मेन रॉ मटेरियल है, जो कि पेपर का रॉ मटेरियल है, वो अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू वो गुजर रहा है। वो कभी मतलब वो पहले स्टेज में उसे, पहली बात तो उस पेड़ को साफ किया जा रहा है, तो पहले स्टेज में उसे साफ किया जाता है, दूसरे स्टेज में उसे पानी में मिलाया जाता है, तीसरे स्टेज में उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, चौथे स्टेज में उसे रोलर्स के ऊपर में दिया जाता है। तो इस टाइप का इंडस्ट्री को हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे एक ही रॉ मटेरियल अलग अलग स्टेजेस के थ्रू गुजरता है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। फिर इसके बाद आता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब असेंबलिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो भी पार्ट है, जो भी उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड हैं एंड
उन सभी को बेसिकली जोड़ करके जब एक सामान बनाया जाता है तो उसे हम लोग असेंबलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। एंड ये बेसिकली सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल के केस में होता है एंड कंप्यूटर के केस में होता है, या फिर फ़ोन के केस में भी ये देखा जाता है। आपका जो फ़ोन होता है ना, तो वो फ़ोन के ऊपर में भले ही जो ये है ब्रांडिंग है वो वहाँ पे भले ही रेडमी की दी हुई हो, लेकिन रेडमी उसका कुछ भी नहीं बनाता है। मैं आपको सच बात बता देता हूँ कि आपका फ़ोन जो है उसको एक नाम दिया जाता है कि उस तुम्हारा नाम है रेडमी, लेकिन उसमें शाओमी कंपनी का बहुत कम चीज़ या फिर ना के बराबर कोई भी चीज़ उसमें रहता है। ठीक है, उसका जो कैमरा है वो कोई दूसरा कंपनी बनाती है, फिर उसके अंदर में जो स्क्रीन है वो कोई दूसरा कंपनी बनाती है, फिर उसके बाद जो यहाँ पे अगर बात किया जाए जो सॉफ्टवेयर है वो तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि एंड्रॉयड रहता है, फिर जो पीछे का जो उसका जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन कंपनी का रहता है, रैम किसी और कंपनी का रहता होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि अलग अलग जगहों से हम लोग जो मेन उसके पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को इकट्ठा कर करके हम यहाँ पे अपना जो मेन प्रोडक्ट है उसे बना रहे हैं। तो इस टाइप का इंडस्ट्री को हम लोग कहते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री, यहाँ जहाँ पे अलग अलग जगहों से सामान को ले करके एक जगह पे बनाया जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर गाड़ी की बात की जाए तो जो कार होता है उसका जो इंजन होता है वो कोई दूसरा कंपनी बनाता है, फिर उसका जो चैसी होता है वो कोई दूसरा कंपनी बनाता है, जो शीशा होता है वो कोई दूसरा कंपनी बनाता है, सीट्स कोई दूसरे कंपनी बनाते हैं, टायर किसी दूसरे कंपनी का रहता है। तो अलग अलग कंपनीज के सामानों को मिला करके यहाँ पे सामान बनाया जाता है। ठीक है, तो इससे हम लोग कहते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब ब्रिजेस बनते हैं या फिर रोड बनता है या फिर टनल बनता है, रेलवे लाइन बिछाया जाता है, तो वहाँ पे हम ये नहीं बोलते हैं कि वहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उन चीज़ों का होता है जो कि बार बार बनते रहते हैं। क्योंकि जो गाड़ी है ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स में एक ही गाड़ी बन गई एंड बस हो गया, ऐसा नहीं होता। लाखों गाड़ियाँ रोज टाटा मोटर्स में बनती हैं, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जा सकता है। लेकिन जो ब्रिज होते हैं उसमें हम लोग उसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कह सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे हम लोग कंस्ट्रक्शन कहा जाएगा। क्योंकि उसे मैन्युफैक्चरिंग इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ब्रिज कोई रोज थोड़ी बनता है। आज अगर कोई ब्रिज बनना रेडी हुआ है तो 3-4 साल बाद जाकर वो ब्रिज रेडी होगा। तो ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होता है उसे एक अलग दर्जा दिया गया है। रोड बनता है, रोड आज बन गया, फिर अब क्या कल भी एक रोड बनाया जाएगा? अब आप बोलेंगे सर कहीं दूसरी जगह पे, तो दूसरी जगह की बात नहीं हो रही है, उसी रोड पे बात किया जा रहा है। अगर टाटा कंपनी की बात की जाए तो उसी फैक्ट्री में उसी जगह पे आज भी एक कार बनेगी, कल भी एक कार बनेगी। लेकिन कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन में आज अगर एक रोड बना है तो पहली बात तो वो एक ही दिन में बनेगा नहीं, एंड जब बन भी जाएगा तो रोज उस पर रोड नहीं बनने वाला है। तो इससे हम लोग कंस्ट्रक्शन का नाम देना ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ऑल्दो ये भी इसी के अंदर में आता है, यहाँ पे भी मेन काम वही हो रहा है कि अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल्स को ले करके हम लोग बना रहे हैं, लेकिन इसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहा जा सकता है, इसे एक अलग नाम देना होगा जिसे हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री। अब टर्शियरी इंडस्ट्री का मतलब वो इंडस्ट्री जो कि हेल्प करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को, उसे हम लोग टर्शियरी इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, फाइनेंस हो गया, फिर इसके बाद अगर वेयर हाउसिंग की बात की जाए मतलब स्टोरेज, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, तो ये सब जो काम है, ये सब काम कहीं पे भी उस सामान के लेन देन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन मतलब अगर ट्रांसपोर्ट ना हो तो वो सामान को बनाना इम्पॉसिबल है, बनाया जा सकता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के बिना उसे बनाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि हेल्प करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को, इसे हम लोग टर्शियरी इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ओके, सो
यहाँ तक आज का लेक्चर जो है उसे यहीं पर रखते हैं। बाकी का जो है उसे हम कल देखेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो बहुत बड़ा हो गया, 1 घंटा का लेक्चर हो गया है ऑलरेडी। सो और इसे मैं नहीं खींचना चाहूँगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आज हमने क्या देखा, आज हमने बेसिकली देखा कि इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री कितने टाइप के होते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, आप अगर चाहें तो इसे बना सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। और इसका रिवीजन जो है वो हम कल अगले लेक्चर में कर ही लेंगे। सो मिलते हैं। एंड यस, इतना ज़रूर याद रखिएगा कि अगर लेक्चर 1 घंटे का हो रहा है तो आपको भी 1 घंटा देना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए, या फिर यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि आपको बस हाँ सर इतना समझ में आ गया बस जाके एग्ज़ाम में लिख लेंगे, मैं वैसे पढ़ाने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। मैं यहाँ पे प्रॉपर आपका जैसे स्कूल में क्लास लिया जाता है वैसे ही क्लास मैं यहाँ पे भी आपसे ले रहा हूँ। इसीलिए मेरे जो लेक्चर्स होते हैं वो लंबे होते हैं। एंड आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रोज़ का 1 घंटा आपको हमारे लेक्चर्स देखने हैं। एंड मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका अगर आप बस यही काम करें तो आप 2 से 3 बार अपना सिलेबस जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय, जय हिंद।